नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर चर्चा करेंगे और भोपाल से सबसे पहले बड़ी खबर, सीएम शिवराज ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सरकारी स्कूलों में धर्म ग्रंथ पढ़ाए जाएंगे। सरकार महापुरुषों का अपमान सहन नहीं करेगी। ये बड़ी बात सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। हमारे इन धर्म ग्रंथों की शिक्षा भी मुख्यमंत्री होने के नाते भी कह रहा हूं, हम तो शासकीय विद्यालयों में भी देंगे। गीता का सार पढ़ाएंगे, रामायण जी पढ़ाएंगे, महाभारत के प्रसंग पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए? क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए भगवान राम को? सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से इस बात का ऐलान हो चुका है कि शासकीय स्कूलों में धर्म ग्रंथ पढ़ाएंगे, गीता का सार बताया जाएगा बच्चों को, रामायण के बारे में भी शिक्षा दी जाएगी और सरकारी स्कूलों में इसी तरह से धर्म ग्रंथ की पढ़ाई शुरू होगी। आरएसएस का सुघोष दर्शन कार्यक्रम जहां से सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे थे, उन्होंने इस बड़े ऐलान का जिक्र किया है। महापुरुषों का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। आजादी के दौरान जिस भी व्यक्ति का जितना भी योगदान रहा, स्पष्ट तौर पर दुनिया के सामने आना चाहिए, भारत के सामने आना चाहिए। इस बारे में भी जिक्र सीएम कर रहे थे। आज चूंकि सुभाष चंद्र बोस की जयंती और इसी कार्यक्रम के दौरान जब सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे थे, ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। तो बड़ी बात यह कि ऐलान उन्होंने कर दिया है, सरकारी स्कूल में धर्म ग्रंथ हम पढ़ाएंगे, सरकार की तरफ से पहल की जाएगी। महापुरुषों के बारे में भी बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, उनका अपमान सहन नहीं किया जाएगा। एक ही परिवार के बारे में आज़ादी के दौरान पढ़ाया गया, इस बारे में भी उन्होंने निशाना साधा है। हालांकि नाम का ऐलान उन्होंने नहीं किया, नाम का जिक्र उन्होंने नहीं किया, लेकिन इस बारे में वो जिक्र कर रहे थे कि काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों से छुपाई गई, अन्य लोगों से छुपाई गई। इसको लेकर उनकी सरकार अब काम करेगी। तो सरकारी स्कूलों में धर्म ग्रंथ पढ़ाया जाएगा। सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान हो चुका है। महापुरुषों का अपमान सहने के लिए हम तैयार नहीं हैं, उनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी तथ्य होंगे वो बच्चों को बताए जाएंगे, शिक्षा के द्वारा उन तक पहुंचाए जाएंगे। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं अब सामने आएंगी, कितना असर इसका होगा, इस पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। सही कि अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनुराग, ये मुद्दा कई बार उठाया जा चुका है, विपक्ष इस पर कई बार अपना बयान दे चुका है, एक बार फिर से सीएम शिवराज सिंह चौहान इसी ओर इशारा कर रहे हैं। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आप सामने आ सकती हैं? देखिए, मुख्यमंत्री ने आज ऐलान किया है कि धर्म ग्रंथों की पढ़ाई सरकारी स्कूलों में कराई जाएगी, यानी कि जो नैतिक शिक्षा के साथ अध्यात्म की शिक्षा देने का भी काम सरकार करेगी। महाभारत, गीता का सार, रामायण जैसे प्रसंगों को भी सरकार स्कूलों में पढ़ाने का काम करेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बागेश्वर धाम सरकार यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर जिस तरीके का विरोध और समर्थन पूरे देश में जारी है, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने बिना धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लिए कहा है कि जो लोग धर्म और अध्यात्म और हिंदू धर्मों का अपमान करते हैं, आलोचना करते हैं, उनको भी मुख्यमंत्री ने आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग देश का नुकसान करने का काम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने जहां एक तरफ जहां स्कूलों में नैतिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक शिक्षा देने का भी ऐलान किया है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोगों का भी आलोचना की है जो कि हिंदू धर्म ग्रंथों का अपमान करते हैं। तो मुख्यमंत्री के निशाने पर वो तमाम नेता थे जो रामायण को लेकर सवाल उठाते हैं, महाभारत और गीता के सार को लेकर सवाल उठाते हैं। ऐसे लोगों को भी मुख्यमंत्री ने निशाने पर लिया है। भोपाल में विद्या भारती का एक कार्यक्रम हुआ था और उस दौरान मुख्यमंत्री ने इस बात का ऐलान किया है कि शिक्षा नीति में जो बदलाव किया जा रहा है, उसमें तय किया गया है कि मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी। मेडिकल की शिक्षा, इंजीनियरिंग की शिक्षा हिंदी में देने का काम सरकार कर रही है और साथ ही आध्यात्मिक शिक्षा देने का भी काम अब स्कूलों में किया जाएगा। चलिए, देखना होगा इस पर रिएक्शंस किस तरह के सामने आते हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये बड़ा ऐलान, साथ ही साथ कांग्रेस की नई कार्यकारिणी को लेकर भी उन्होंने तंज कसा है। सीएम ने कहा है कि कार्यकारिणी नहीं है, सर्कस है,
पार्टी में कोई कार्यकर्ता तो बचा नहीं है। उन्होंने कांग्रेस को अद्भुत पार्टी बताया है। सीएम ने कहा कि पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में पिता पुत्र शामिल हैं। कहीं मां बेटी की पार्टी है तो कहीं पिता पुत्र की पार्टी है। कांग्रेस ने पुराना वचन पत्र पूरा नहीं किया और अब जनता भुलावे में नहीं आएगी। कांतिलाल भूरिया के बयान पर भी उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कार्यकारिणी थोड़ी सर्कस है, कार्यकर्ता कोई बचा ही नहीं। जितने थे सब पदाधिकारी बना दो। और आपने देखा होगा इसके बाद भी कहा कि अंतिम नहीं है, अभी और है। अब ये अद्भुत पार्टी है, 150 महामंत्री बना दो। अब 150 के वो 550 भी कर देंगे। और जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है उसमें तो पिता के साथ पुत्र भी शामिल है। कहीं मां बेटा की पार्टी और कहीं पिता पुत्र की पार्टी। ये कांग्रेस की नियति हो गई है। कार्यकर्ता कौन है? केवल तुष्टीकरण चल रहा है। कमलनाथ जी रोज एक नया वादा कर देते हैं। मैंने कल भी कहा था कि पुराना वचन पत्र पूरा किया नहीं और अब जो चाहो वो लिख दो। लेना देना तो है नहीं, लेकिन जनता भुलावे में नहीं आने वाली। कमलनाथ ये सोच रहे होंगे कि झूठे वादे करके फिर सत्ता में आ जाएं तो प्रदेश की जनता उनको अब प्रदेश को लूटने का मौका नहीं देने वाली। और इसी बयान को लेकर पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर पलटवार किया है। पीसी शर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री कांग्रेस की कार्यकारिणी से घबरा गए हैं। आने वाले चुनाव के बाद बीजेपी के लोग सर्कस में काम करने लायक भी नहीं बचेंगे। शिवराज सिंह चौहान जी जो कार्यकारिणी और पदाधिकारी बने से घबरा गए और घबराहट में ही आदमी इस तरह की बात करता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बहुत ही ठोस कार्यकारिणी बनी है। जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो सब उसमें हैं। कई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं या सेवा दल के अध्यक्ष रहे हैं या किसी न किसी पद पे रहे वो है। और ये क्योंकि अखिल भारतीय कांग्रेस का चुनाव हुआ था। और अब बात करेंगे निवाड़ी की। बड़ी जानकारी है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ओरछा पहुंच चुके हैं। रामराजा सरकार के उन्होंने दर्शन किए हैं। गडकरी ने रामराजा सरकार से आशीर्वाद भी लिया। आगामी कार्य योजना को लेकर आपको हम जिस तरह से सुबह से ही जानकारी दे रहे हैं, एक बड़ी सौगात ओरछा को मिलने वाली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ओरछा पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब भगवान राम के दर्शन के लिए ओरछा पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। तो काफी महत्व इस मंदिर का ओरछा के लिए, साथ ही साथ एक बड़ी सौगात का दिन भी माना जा रहा है। और अब बात करेंगे इंदौर की। कल होने वाले क्रिकेट वनडे मुकाबले के लिए होलकर स्टेडियम तैयार है। 27,000 दर्शकों की क्षमता वाले स्टेडियम को नया लुक दिया गया है। इंदौर में 6 साल बाद वनडे मैच होने जा रहा है। भारतीय टीम कभी भी होलकर स्टेडियम में वनडे मैच नहीं हारी है। न्यूजीलैंड को इंदौर में कभी भी जीत नसीब नहीं हुई है। न्यूजीलैंड की टीम इंदौर के होलकर स्टेडियम में अक्टूबर 2016 में टेस्ट मैच खेल चुकी है और इस मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 321 रनों से मात दी थी। भारतीय टीम में इंदौर के क्रिकेटर रजत पाटीदार भी शामिल हैं। उन्हें सीरीज में अब तक अंतिम 11 खिलाड़ियों में मौका नहीं मिला है, लेकिन अभी भारत ने सीरीज जीत ली है और ऐसे में टीम प्रबंधन वरिष्ठ खिलाड़ियों को आराम दे सकता है, नए खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। अपने गृहनगर में रजत पाटीदार को खेलने का मौका मिल सकता है। सही, अरुण हमारे साथ लाइव जुड़ा, उनका रुख कर लेते हैं। अरुण, बेहद ही लकी है होलकर स्टेडियम टीम इंडिया के लिए और वैसे इस सीरीज तो जीत ही ली है। हालांकि क्या कुछ जानकारी इस मैच को लेकर, तैयारियों को लेकर? बिल्कुल, देखिए मैच की तैयारियां पूरी हो गई हैं। सुरक्षा के तमाम इंतजामात कर लिए गए हैं। घुड़सवार पुलिस भी यहां पर तैनात है। सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए हैं और पहली बार यहां पर पुलिस ने एक हेल्प सेंटर यहां पर बनाया है। ये सेंटर है, ये बन रहा है। यहां पर जो भी दर्शक आएंगे, क्रिकेट के फैंस आएंगे, वो
यहाँ से पूरी जानकारी उनको मिल पाएगी, कौन से गेट से उनको अंदर जाना है और पार्किंग उनकी कहाँ पर रहेगी। तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए। पुलिस के अधिकारी भी मेरे साथ मौजूद हैं, प्रमोद शंकर जो पूरी सुरक्षा सोनकर जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था का यहाँ पर देख रहे हैं। बताइए सर, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है और पहली बार बूथ भी बनाया गया है? यहाँ होलकर स्टेडियम में जो कल 24 तारीख को न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में मैच होने वाला है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस ने काफ़ी तैयारियां की है और उसी का आज रिहर्सल चल रहा है 23 तारीख को। उसके लिए लगभग जो है 800 के आसपास का पूरा महिला और पुलिस का बल लगाया गया है, जिसमें जो है पार्किंग की व्यवस्था अलग रखी गई है। तीनों दिशाओं से जहां से ट्रैफिक आ रहा है उनकी अलग अलग पार्किंग रखी गई है। जंजीरा वाले चौराहे पर ये जो रोड है इसको पूरा बंद कर दिया जाएगा कल? इसको कल ये बंद रहेगा, लिंटन से लेके जंजीरा वाला तक और जंजीरा वाले से घंटा घर तक और इंडस्ट्रियल हाउस वाला और मालवा मिल तरफ से जो आने वाला ट्रैफिक है और जो 56 से आने, ये सभी जो है कल बंद हो जाएंगे। लगभग 11 बजे के आसपास से बंद हो जाएंगे। इस पे ट्रैफिक नहीं चलेगा। इनके ऊपरी हिस्से पर जो है पार्किंग की व्यवस्था की गई है और वहाँ पे लोग पार्क करके और ठीक है, यानी कि तमाम तैयारियां उसके बारे में पुलिस के अधिकारी भी जानकारी दे रहे हैं। शुक्रिया आपका रोहन इस पूरी बातचीत के लिए। तो इंदौर तैयार है क्रिकेट मैच के लिए और अब निकायों को लेकर चर्चा। बड़ी जानकारी है कि काउंटिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही है। न्यूज 18 सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे आप तक पहुंचाने का काम कर रहा है। नगर पालिका बड़वानी में बीजेपी की जीत हो चुकी है। 14 सीटों पर बीजेपी है, कांग्रेस 10 सीटों पर है। राघोगढ़ जहां पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, बीजेपी 8 पर जबकि कांग्रेस 15 सीटों पर। तो अलग अलग क्षेत्र जिनकी जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। बड़ी बात यह कि कई क्षेत्र ऐसे, कई नगर परिषद ऐसे हैं जहां पर बीजेपी का दबदबा बरकरार। हालांकि कुछ क्षेत्र जहां बीजेपी मुश्किल में भी नजर आए। पीथमपुर का अगर हम जिक्र करें, राघोगढ़ का अगर हम जिक्र करें, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है इसलिए बीजेपी की स्थिति वहां पर थोड़ी सी खराब। लगातार इस बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है। बड़वानी जिसका लगातार अपडेट सामने आ रहा है। 14 सीटों पर बीजेपी पार्षद मौजूद हैं और अलग अलग क्षेत्र जिसके बारे में आपको हम लगातार जानकारी दे रहे हैं। और अब सीधे रुख करेंगे बड़वानी का। हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ लाइव जुड़े, उनका हम रुख कर लेते हैं। बड़वानी में पंकज, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे कि बीजेपी की भारी बहुमत और भारी जीत यहां पर देखने को मिली है, क्या कुछ अपडेट इस आंकड़े को लेकर? बिल्कुल, भाजपा में जश्न का माहौल है और ढोल नगाड़ों के साथ जो वार्ड के पार्षद जीते हैं वो वार्डों में जा करके जनता का आभार मान रहे हैं कि एक बार फिर से जनता ने उन्हें सराहा है, उन्हें वो अपना अमूल्य वोट दिया है। तो यही कारण है कि एक बार फिर से सातों नगरीय निकाय में भाजपा एक बार फिर से काबिज होती नजर आ रही है। चूँकि यहाँ पर दिग्गजों की साख दांव पे लगी थी, जो बच चुकी है। बड़वानी से राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सोलंकी, लोकसभा सांसद गजेंद्र पटेल और पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल, ये तीनों नेताओं की साख जो है वो दांव पर लगी थी। और एक बार फिर से कांग्रेस के जो दिग्गज नेता कहे जाते हैं, पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन, उनकी विधानसभा क्षेत्र के राजपुर नगरीय निकाय और अंजड़ नगरीय निकाय दोनों जगहों पर एक बार फिर से भाजपा ने कब्जा किया है। और चूंकि कांग्रेस की नगर परिषद अंजड़ में हुआ करती थी, लेकिन विकास कार्यों की गति को अवरोध पा करके जनता ने एक बार फिर से भाजपा का साथ दिया है। अवंतिका, निश्चित तौर पर यानी कि कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण रहा बड़वानी में चुनाव, लेकिन आगामी दिनों की अगर बात की जाए पंकज, निश्चित तौर पर बीजेपी की स्थिति जरूर मजबूत है, लेकिन इस बारे में भी जिक्र करना बहुत जरूरी, क्या वहां पर कार्यकर्ताओं में जोश भरने की अब जरूरत, क्योंकि जो सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं उन पर तो बीजेपी को कहीं ना कहीं मशक्कत की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव भी अब नज़दीक है और उसको लेकर के भी भाजपा को तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही जो ये तो एक शहरी क्षेत्र का यहाँ पर मतदाताओं के जागरूकता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके का विकास हुआ है और वो किन मुद्दों पर एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में भाजपा साथ देगी या नहीं, ये आने वाले समय में तय होगा। लेकिन एक बड़ी बात ये जरूर है कि कांग्रेस के 3 विधायक जिले में थे, बावजूद इसके कांग्रेस एक भी नगरीय निकाय में अपना कब्जा नहीं बना पाई। ये एक बहुत बड़ी बात है,
चूंकि ठीक है, चलिए कांग्रेस अब में देखना होगा संगठन स्तर पंकज, पे भी देखा जाए आगामी तो काफी कार्ययोजना कुछ को फेरबदल की लेकर हुई कांग्रेस या बीजेपी क्या कुछ सोचती है, आगे की रणनीति क्या होती है? शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर।